हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए काफ़ी लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिसेस भेज रहा है और उनसे जवाब मांग रहा है। स्पेशली जो सैलरी क्लास के एम्प्लॉई हैं उनको नोटिसेस रिसीव हो रही हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि जो नोटिसेस आपको रिसीव हो रही हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, उसके पीछे का कारण क्या है। इसके बाद यदि आपको नोटिस रिसीव हो जाता है तो उसकी रिप्लाई आपको किस तरीके से करनी है, और यदि आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है। सारी बातों को वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए फाइनेंशियल ईयर जिसका कि 21-22 था, उसमें काफ़ी लोगों ने अपने आईटीआर में फेक डिडक्शंस एग्जेम्पशंस क्लेम किया था। उसमें जो पहला जो है वो है एचआरए का डिडक्शंस, जो कि सेक्शन 1014 में आता है, जिसका कि फॉर्म 16 में कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन आपने अपने आईटीआर में उसको क्लेम किया और अपने टोटल इनकम को आपने घटाया और अपने टैक्स लायबिलिटी को सेव किया। इसके बाद लोगों ने क्या किया कि अपने आईटीआर में 80C के डिडक्शन, जिसका कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास नहीं है, लोगों ने कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन उसको फेक तरीके से अपने आईटीआर में शो किया। इसके बाद लोगों ने 80D में, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए सेक्शन है, मेडिकल एक्सपेंडिचर का सेक्शन है, लेकिन लोगों ने इसको भी फेक तरीके से अपने आईटीआर में क्लेम किया और टैक्स को सेव किया, रिफंड लिया टैक्स का। इसके बाद लोगों ने 80DD में और 80DDB में लोगों ने डिडक्शंस क्लेम किया, जो कि क्रिटिकल इलनेस के लिए डिडक्शंस है, जिसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शंस आपको मिलता है। तो लोगों ने अपने आईटीआर में उसे भी क्लेम किया फेक तरीके से, या फिर लोगों ने जो है 80E में, 80G में, 80GG में, जो कि रेंट का पेमेंट का डिडक्शन से लोगों ने इस तरीके से अपने आईटीआर में डिडक्शंस क्लेम किए हैं। 80E में लोगों ने एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट दिखाया फेक तरीके से। तो इन लोगों को, जिन लोगों ने इस तरीके के फेक डिडक्शंस क्लेम किए थे, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिसेस भेज रहा है और उनसे रिप्लाई मांग रहा है और उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग रहा है। तो यदि आपको भी नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं तो आप किस तरीके से उसकी रिप्लाई करेंगे, आज डिस्कस करने वाले हैं। नोटिसेस जब आपको रिसीव होते हैं तो उसमें रीजन मेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल रीजंस पहला है कि यदि आपने अपने आईटीआर में असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए यदि आपने हाउस रेंट अलाउंस जो है का एग्जेम्पशन क्लेम किया है सेक्शन 1013A में, जबकि आपके फॉर्म 16 में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो इसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जा सकता है। इसके बाद कुछ अलाउंसेस जो होते हैं वो सेक्शन 1014 में मेंशन हुआ है, जो कि जैसे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि सेक्शन 1014 में आपको ड्यूटी के दौरान जो है दिए जाते हैं। यदि आपने उन अलाउंसेस को फेक तरीके से अपने टैक्स को बचाने के लिए यदि आपने क्लेम किया है असेसमेंट ईयर 22-23 में, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करने के लिए आपसे नोटिस इशू करके मांगा जा सकता है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 22-23 का जो आईटीआर है उसको रिवाइज करने की टाइम भी निकल चुकी है, इसलिए आपको ये नोटिसेस आ रहे हैं। इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कि प्लीज फर्निश डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विथ रिस्पेक्ट टू क्लेम ऑफ डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A में भी यदि आपने असेसमेंट ईयर 22-23 में डिडक्शन क्लेम किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पूरी लिस्ट है। 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80GG, 80GGC, 80U, 80EE, 80EEA, पूरी लिस्ट दी गई है जो आपने फेक तरीके से क्लेम किया है, तो आपको इसका प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद प्लीज फर्निश डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विथ रिस्पेक्ट टू द क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। यदि आपने सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन नहीं लिया था, लेकिन आपने क्या किया, अपने आईटीआर में फेक इंटरेस्ट का डिडक्शंस क्लेम किया है। जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए 2 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट पे मिलता है, तो आपने 24B में आपने फेक डिडक्शंस क्लेम कर लिया, उसके लिए भी आपको ये जो है नोटिस इशू कर से आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जा सकता है, अटैच करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द CA, एडवोकेट, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हु हैज़ प्रिपेयर्ड एंड फाइल्ड योर रिटर्न। यदि आपने अपनी आईटीआर खुद से नहीं फाइल किए, लेकिन आपने किसी CA की मदद ली है, एडवोकेट की मदद ली है या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की मदद ली है, तो उनका भी डिटेल आपको सबमिट करना पड़ेगा, उनका नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर
क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी इनसे कंसल्ट करेगा कि उन्होंने आईटीआर में आखिर इस तरीके की गलती उन्होंने क्यों करी। तो जो प्रोफेशनल है उन्हें भी बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि यदि आप क्लाइंट से कुछ फीस के लिए यदि आप उनका रिफंड बना रहे हैं, फेक डिडक्शंस क्लेम करा रहे हैं, तो आपको भी सावधान हो जाना है, क्योंकि आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि आपने अपने आईटीआर में फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं। फॉर्म 16 में और आपके आईटीआर में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा मिसमैच करता है, इसे कैसे पता लगता है? तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपके फॉर्म 16 का जो डाटा है और आपके आईटीआर में जो डाटा दिया गया है, उससे वो पता लगा लेता है कि आपने फॉर्म 16 में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसके अलावा आपने अपने आईटीआर में जो है डिडक्शंस क्लेम करे हैं, तुरंत आपको वो इशू करके नोटिस उसकी रिप्लाई मांगता है। दोस्तों, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने क्या किया है कि अपने एम्प्लॉयर को 80C के डिडक्शंस के लिए जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट नहीं करते हैं, कोई प्रूफ सबमिट नहीं करते हैं, जिसके वजह से कि उनका एम्प्लॉयर अपने फॉर्म 16 में उन डिडक्शंस को कंसीडर नहीं कर पाता है। और उसके बाद ये लोग जब अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस डिडक्शंस को वहाँ पे शो कर देते हैं, और जब फॉर्म 16 और आईटीआर का जो डाटा है मिसमैच करता है तो तुरंत जो है इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर आपको नोटिसेस भेज करके आपसे जो है रिप्लाई मांगता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि अपना जो भी डिडक्शंस वगैरह है उसका आप प्रूफ जो है अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करें, ताकि वो अपने फॉर्म 16 में उन डिडक्शंस को शो कर सके, और जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करें तो आपका जो डाटा है आईटीआर में और जो फॉर्म 16 में दोनों मैच कर सके। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि आपने अपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं करा कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिडक्शन से रिलेटेड, और आईटीआर फाइल करते समय आप अपने आईटीआर में उन डिडक्शंस को क्लेम कर रहे हैं, तो उस प्रूफ को आपको बहुत ही केयरफुली संभाल के रखना है, ताकि जब भी आपके पास नोटिस आए तो आप प्रूफ के साथ जो है अपनी रिप्लाई को आप सबमिट कर सकें। इसके बाद यदि आप जो है 133(6) की रिप्लाई को यदि आप सबमिट नहीं करते हैं और आप डिले कर देते हैं, तो उस केस में 100 रुपया पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 272A(2)(c) में, या फिर 10,000 रुपये तक की पेनाल्टी आपकी लग सकती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेक्शन 133(6) की जो नोटिस आई है इसमें हम कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, वो लोग छोड़ देते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं कि ऐसे ही है, हम तो सही हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि आप जो है बच नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपका केस जो है 147, 148 में जो है चला जाए, और वहाँ पे स्क्रूटनी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का प्रोविज़न एप्लीकेबल है, जिसमें कि असेसिंग ऑफिसर आपका जो है इंक्वायरी कर सकता है, स्क्रूटनी कर सकता है। तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा लंबा फंस सकते हैं। तो आपके ऊपर उस समय जो भी रिफंड आपने फेक तरीके से क्लेम किया है वो रिफंड तो आपका जाएगा है, उस पर 200% का पेनाल्टी लगेगा, उस टैक्स पे साथ में 12% का इंटरेस्ट लग सकता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचने के लिए आपको यदि 133(6) का आपके पास नोटिस आया है तो उसकी रिप्लाई बनवाने के लिए आप जो है किसी प्रोफेशनल का हेल्प लें और उसको फीस पे करें, ताकि आपकी रिप्लाई अच्छे से हो सके। जिन लोगों ने अपनी आईटीआर किसी ऐसे लोगों से फाइल कराई है जो कि 500,000 रुपये में करते हैं और रिफंड बना देते हैं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके ऊपर कोई भी नोटिस यदि आएगा और आपसे रिप्लाई मांगा जाएगा और आप जब ऐसे लोगों को आप ढूंढेंगे तो कोई मिलने वाला नहीं है। लोग फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाएंगे, आप कांटेक्ट नहीं कर सकते उनको। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से आईटीआर फाइल कराने से बचें, और आप खुद से भी यदि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स का तो खुद से भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करने से बचें। नोटिसेस हमेशा प्रोफेशनल से बनवाएं। अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, देखते हैं किस तरीके से आप नोटिसेस की रिप्लाई आप कर सकते हैं। हालांकि आपको नोटिसेस की रिप्लाई बहुत केयरफुली करनी है, आप खुद से यदि कर रहे हैं। नोटिस की रिप्लाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पेंडिंग एक्शन पे आपको क्लिक करना है, ई प्रोसीडिंग्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से, यदि आपको 133(6) में नोटिस आई है तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे सबमिट रिस्पांस का एक ऑप्शन है, या आपको इस नोटिस की रिप्लाई करनी है तो आपको सबमिट रिस्पांस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन फॉर अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स का ये ऑप्शन आएगा। इसमें दिखा है कि यदि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच करने जा रहे हैं वो पीडीएफ में, एक्सेल में और सीएसवी फॉर्मेट में होने चाहिए, 300 DPI का होना चाहिए। इसके बाद फॉर्मेट को ज़रूर से आप चेक कर लें कौन सा फॉर्मेट है। इसके बाद
इसको आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस वी हैव डिसेबल्ड बैक फॉरवर्ड एंड रिफ्रेश एक्शन टू द ब्राउजर्स, आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, यहाँ पे आपको नो करना है। और इसके बाद आप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने नोटिस की पूरी डिटेल्स दिख जाती है। यहाँ आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है, फुल रिस्पॉन्स या पार्शियल रिस्पॉन्स, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इनकम टैक्स के फील्ड में आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी सीए की प्रोफेशनल ले सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपकी रिप्लाई को बना के सेंड करेगा। यदि आप अपने से रिप्लाई को बना के सेंड करेंगे तो ये आपकी फाइनल रिप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिप्लाई सबमिट नहीं होता है। और यदि आपकी फाइनल हो जाएगी तो आगे चल के यदि कोई दिक्कत होती है आपकी रिप्लाई में तो फिर आपका केस आगे चल के वीक हो सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अपने जो भी आपको लिखना है, अपने इस नोटिस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको लिखने, रिप्लाई आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपके आईटीआर में जिस चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया गया है, एचआरए का डिडक्शंस हो या फिर होम लोन का डिडक्शंस हो या फिर आपका एटीसी, टीडबलडी, जो भी डिडक्शंस हो, यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करने हैं। तो आपको जो भी मांगा गया है आपको यहाँ पे बस चेक करना है, जिस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको जो भी एप्लीकेबल होगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको अटैच करना पड़ सकता है, पार्टनरशिप डीड की कॉपी, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है, आपको इसमें से जो भी मांगा गया है डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए आपको चेक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अटैचमेंट करना है। फाइल की साइज 50 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट भी दिया हुआ, PDF, एक्सेल और CSV फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अटैच करके इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। आपकी जो रिप्लाई है वो डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको फिर से रिव्यू करेगा। यदि वो उससे सेटिस्फाई होता है तो फिर आपका जो भी केस है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और यदि वो डिससेटिस्फाई होगा तो फिर से आपको नोटिस इशू करेगा और आपसे रिप्लाई मांगेगा। तो इस तरीके से 133(6) में आपकी नोटिसेस आती हैं, उसकी रिप्लाई आपको इस तरह से करने होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड सेफ।